यह खून भी सर पर हथौड़े के वार से किया गया, ठीक उसी तरह से जैसे श्रुति और दिनेश मामा का खून किया गया था। अब यकीन हुआ तुम्हें कि खूनी मैं नहीं हूं? आकाश, अगर यकीन ना होता तो मैं तुमसे मिलने अकेले नहीं आता, पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता, और इस वक्त तुम जेल के सलाखों के पीछे होते। तो कर लो ना मुझे अरेस्ट। डरा रहे हो क्या? सारी उम्मीदें जसवंत पे टिकी हुई थी। पता नहीं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चाहता है मुझसे। आकाश, हम अब भी यह साबित कर सकते हैं कि खून तुमने नहीं किया, बल्कि जसवंत ने किया है। कैसे? कानून को अपने हाथ में लेकर। आकाश, सिर्फ हम दोनों ने कानून के मुलाजिम होते हुए भी कानून को अपने हाथों में ले लिया, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सारे सबूत, सारे लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था, राजेश खुद मेरे साथ था। हमारे पास जसवंत के खिलाफ सबूत भी थे और जसवंत के पास कत्ल करने का मकसद भी, बस उसे साबित भर करना था। जसवंत मर चुका है इसकी खबर किसी को नहीं थी सिवाय मेरे और राजेश के। इसलिए हमने सबसे पहले जसवंत की लाश को एक सुनसान इलाके में दफन कर दिया, ताकि जसवंत को कातिल साबित करने में कोई दिक्कत ना आए। और मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब हमें जरूरत थी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्रमाणित करने के लिए गवाहों की। राजेश ने जेलर से मुलाकात की। जेलर ने हमें आश्चर्यचकित तथ्य दिए। इन्हीं बातों की कैदियों ने भी पुष्टि की। बस अब हमें इंतजार था इस मुकदमे की फिर से सुनवाई का। आखिरकार हमारी अपील मंजूर हो गई। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरा केस लड़ने का मुझे खुद मौका दिया जाए। प्रोसीड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। योर ऑनर, मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं है कि यह शख्स खुद एक अच्छे वकील हैं, अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात पर है मिलॉर्ड कि यह केस जिसकी फाइल क्लोज हो चुकी है, जिस पर अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, इतने बरसों बाद फिर क्यों खोला जा रहा है? इसके जवाब में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा मिलॉर्ड कि अदालत ने उस वक्त जो फैसला दिया था वो गलत था। मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं था, और यह साबित करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। योर ऑनर, मैं अदालत को यह याद दिलाना चाहता हूं कि कटघरे में खड़ा यह आदमी खुद एक अच्छा वकील भी है। कानून और कानून की खामियों को यह अच्छी तरह से जानता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इसका। हो सकता है यह कानून की खामियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे। सच का झूठ और झूठ को सच बनाना एक वकील के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। योर ऑनर, योर ऑनर, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये मुझे वकील कम और क्रिमिनल ज्यादा मानते हैं, लेकिन मैं इनको यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं क्रिमिनल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। मैंने उस खून की सजा काटी है जो मैंने नहीं किया है, जसवंत ने किया, जिसके मेरे पास सबूत हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, गवाह हैं। मुझे एक मौका दिया जाइए ऑनर, उसके बाद जो भी अदालत का फैसला होगा मुझे मंजूर है। प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। सबसे पहले मैं आपको चश्मदीद गवाह पेश करना चाहूंगा। जसवंत 7 साल जेल में था और 7 साल उसके सर में एक ही भूत सवार था, और वो ये था कि किसी भी तरह श्रुति और आकाश को खत्म कर दें। श्रुति के फार्म हाउस पर आकाश के अलावा जितने भी फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो सारे फिंगरप्रिंट्स जसवंत के ही हैं। जसवंत जेल से बाहर जाते समय मुझसे कह के गया था कि अखबार पढ़ते ही रहना, आकाश और श्रुति के मौत की खबर तुम्हें 7 दिन के अंदर मिल जाएगी। मेरे पास और भी सबूत है। वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो मैंने आपको दी है उससे यह पता चलता है कि श्रुति का कत्ल सर पर चोट लगने की वजह से हुआ है, और उस तोहफे के हत्थे पर जहां श्रुति का सर टकराया था वहां पर जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो श्रुति के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। और उस तोहफे के हत्थे पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वो गौर करें प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे नहीं जसवंत के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। जाहिर है कि मेरे जाने के बाद जसवंत वहां पहुंचा था और उसी ने यह खून किया। तमाम गवाहों के बयानात, मौका वारदात पर पाए गए सारे सबूतों और मौका हालात के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कत्ल आकाश ने नहीं बल्कि जसवंत ने ही किया है। अदालत को इस बात का बेहद अफसोस है कि आकाश को उस जुर्म की सजा मिली
जो उन्होंने किया ही नहीं था। लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है, लेकिन जेल से फरार होना एक संगीन जुर्म है और एडवोकेट आकाश ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इस जुर्म को किया। पर अदालत उन पर नरमी बरतते हुए 3 माह की सजा सुनाती है। ये सजा पहली गिरफ्तारी से ही गिना जाएगा। इसको ना फ्रेम लगा के दीवार पर टांगेंगे, ठीक है? लेकिन इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाना सीखा कहाँ से तुमने? मम्मी ने सिखाया। ओ तेरी। काश कॉफी रेडी है। 1 मिनट इससे छुटकारा मिले, इसने भी किस काम में लगा दिया। बहुत बड़ी कील है, ऐसे नहीं होगा, छोटी कील होती है। अच्छा। हाँ, अंदर बैठो। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा बोझ हट गया मेरे सीने से, वरना सारी जिंदगी यही सोचती कि तुम्हें बताऊं या नहीं। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। नहीं, और किसी के पास क्या वजह हो सकती थी श्रुति को मारने की? तुम्हारे पास क्या वजह थी? शादी के पहले दिन से मुझे उस सच्चाई का पता चल गया था जिसे तुमने श्रुति की मौत के बाद तक मुझसे छुपा कर रखा, और आज भी छुपा रहे हो। आकाश, मेरा दिल कभी भी इतना बड़ा नहीं था कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट सकूं। शादी तुमने मुझसे की थी और मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए। फिर मैंने सहा आकाश, 8 सालों तक, और हर पल यही मनाती रही कि किसी तरह श्रुति तुमसे दूर चली जाए। शक किया तुमने मुझ पर? तुम पर कभी नहीं, श्रुति पर। तुमसे तो मैंने प्यार किया था। प्यार किया, से माय फुट प्यार किया तुमने।
तुम्हारे रिश्तेदार ने मुजरिम बना दिया, तुम्हें नंदा कातिल बना दिया। सच कहूं आकाश, मुझे जरा भी अफसोस नहीं है इस बात का। मेरा बस चलता तो मैं उसे बहुत पहले मार चुकी होती, लेकिन क्या करूं, मुनासिब मौका ही नहीं मिला। जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा और श्रुति का झगड़ा हो गया है, मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे लगा मेरी मुराद पूरी हो गई आकाश, लेकिन मेरी वो खुशी गलत साबित हुई जब पता चला कि तुम्हारा और श्रुति का वो झगड़ा महज एक दिखावा है। मुझे लगा तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। तुम इस तकलीफ को नहीं समझ पाओगे आकाश, औरत नहीं हो ना। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं इस कड़वाहट को चुपचाप पीकर जीती रहती, या फिर श्रुति को, जो इस पूरे फसाद की जड़ है, उसे ही खत्म कर देती। और मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया। आकाश, मैं जानती थी कि श्रुति उस दिन अपनी माँ के फार्म हाउस पर अकेली थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और चुपचाप श्रुति के फार्म हाउस पहुंच गई। लेकिन तुम तो पहले से ही वहां मौजूद थे। मैं तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार करती रही। मैं जानती थी कि तुम यहाँ से सीधे घर नहीं जाओगे, बल्कि करण के लिए उसके ट्यूटर से मिलने उसके घर जाओगे। और मेरे पास तुमसे पहले घर पहुंचने के लिए काफी वक्त था। तुम्हारे निकलने के बाद मैं तुरंत बंगले में दाखिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा था और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन तुम्हें खोने का डर इससे भी कहीं ज्यादा भयावह थी। और इसी डर ने मुझे ताकत दी कि मैं सीधे दरवाजे पर दस्तक दूं। अरे नंदा, तुम अंदर आओ। जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि वो मर चुकी है, मैं उसे मारती रही। मेरे सर पे तो जैसे भूत सवार था। कौन देख रहा है मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी। मुझे तो बस घर पहुंचना था। तुम्हारे घर आने से पहले मैं वहां से निकल पड़ी। आज मैं बहुत राहत महसूस कर रही थी। 8 साल से जिस तकलीफ को भोग रही थी, मुझे उससे छुटकारा मिल चुका था। लेकिन जब सुबह पुलिस घर आई और मेरे बदले तुम्हें गिरफ्तार कर ले गई, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। श्रुति का खून तो मैंने किया था, लेकिन आरोप तुम पर लग रहा था। तुम्हें उस गुनाह की सजा मिली थी जो तुमने किया ही नहीं था। लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन था, तुम किसी न किसी तरह अपने ऊपर लगाए गए आरोप को झूठा साबित कर दोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामला उलझता गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हारी अपील नामंजूर कर दी। फिर मैं तय कर लिया कि मैं सच कह दूंगी। उन्हीं दिनों मैं तुमसे जेल में मिलने के लिए आई थी। तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था? कोई जाने या ना जाने, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। भरोसा रखो, जो दोषी है सजा उससे ही मिलेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा आकाश, कुछ नहीं। तुम समझ नहीं पाए ना मैं क्या कह रही थी। मैंने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया था आकाश, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करती, खबर मिली कि तुम फरार हो चुके हो। मुझे लगा कि हम एक बार फिर बच सकते हैं, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैंने तय किया कि जब तुम आओगे तो मैं तुमसे कहूंगी कि करण को लेकर हम कहीं दूर चले जाएं।
इस मुल्क से बाहर। लेकिन तुम पर तो अपनी बेगुनाही साबित करने का भूत सवार था ना। तुमने विकास पर शक किया, बुरा लगा मुझे। मैंने सोचा कि मेरी खामोशी की वजह से एक निर्दोष पकड़ा जाएगा, सजा पाएगा उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं। लेकिन मैं भी चुप रही। जानती थी कि अगर मैं सच बोलूंगी तो तुम मेरी फीलिंग समझने के बजाय मुझसे नफरत करोगे। तुम्हारा प्यार मुझे, सिर्फ मुझे मिले, यही स्वार्थ था मेरा। और उसी दौरान तुमने दिनेश मामा का पता मांगा मुझसे। घबरा गई थी मैं। जो बात मैंने तुमसे छुपा के रखी वो दिनेश मामा तुम्हें बता सकते थे, इसलिए मैंने। तुमने मारा दिनेश मामा को? मानना पड़ा, क्योंकि श्रुति के फार्म हाउस से निकलते हुए मुझे जिन दो आदमी ने देखा था उनमें से दिनेश मामा एक थे। और दूसरा था वो नम्रा आदमी जिसका तुमने फाइल मांगी थी मुझसे। नाम नहीं जानती थी उसका, पता भी नहीं मालूम था। जब उसकी फोटोग्राफ देखी तो मुझे मालूम पड़ गया कि यही वो आदमी है जो मेरे पूरे किए करार पर पानी फेर सकता है। इसलिए मैंने उसे मार दिया। एक नहीं, दो नहीं नंदा, तुमने 3 खून किए। हाँ, और इस सब के बाद भी पता नहीं मुझे तुम्हारा प्यार मिल पाएगा नहीं। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ आकाश, हार गई हूँ। गुनाह मैंने किए हैं, लेकिन इन सब की वजह है तुम्हारा अधूरा प्यार। तुमने मुझे पूरा प्यार कभी क्यों नहीं किया? अगर किया होता तो आज मैं एक अपराधी की तरह तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी नहीं होती। देखो आकाश, मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। जो कहना था वो कह भी दिया। अब तुम जो समझो करो। मुझे कानून के हवाले करोगे भी तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। तुम बस करीम का ख्याल रखना। मुझसे मत बताना प्लीज, मुझसे मत बताना कि मैं खूनी हूं। मम्मी बटन लगा दो ना प्लीज। ला। नंदा ने जो भी कुछ किया था उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। शादीशुदा होते हुए भी श्रुति से संबंध बनाए रखा, जो सरासर गलत था। अब मेरे सामने 2 मासूम जिंदगियां थीं, करण और नंदा। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह भी तय था सब कुछ जान लेने के बाद भले ही पुलिस को खबर न करूं, लेकिन एक ही छत के नीचे नंदा के साथ रह पाना नामुमकिन था। इसलिए मैं अपने आप को नंदा की जिंदगी से दूर, बहुत दूर ले गया।